Hello and welcome to class 8th. So today we will complete our last topic of this chapter from trade to territory. The topic is administrative structure under the British. अब ब्रिटिश ने अपना इतना एरिया एक्सपैंड कर लिया था तो उनको क्या करना था, अब उसे एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत थी. यानी इट मीन्स दे नीड एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स उसको कैसे संभाला जाए, कैसे मैनेज किया जाए. सो वैरन हेस्टिंग्स जो थे 1773 से 85 तक जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, व्हाट ही डिड, ही टुक सम स्टेप्स कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके. तो लेट अस सी दो स्टेप्स. ही डिवाइडेड British territories were divided into three presidencies, that is Bombay Presidency, Bengal Presidency and Madras Presidency. You can see it in the map. ये जो डार्क कलर वाले पार्ट्स दिख रहे हैं आपको मैप के, एज आई हैव शोन यू, तीनों मैप्स डिफरेंट हैं आपके, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल. ये सारी जो प्रेसिडेंसीज थी ये क्या वर्क देखते थे, दे सी रिलेटेड टू ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ एरियाज़. ये सारा कुछ इन प्रेसिडेंसीज में ही सारा के मतलब संभाला जाता था. बाय होम, बाय गवर्नर्स. और इन सारे गवर्नर्स के एक सुप्रीम हेड होते थे जिनका जो होते थे गवर्नर जनरल. सो जो वैरन हेस्टिंग थे ये पहले गवर्नर जनरल बने उस टाइम पर, और ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर के आए. ऑल्सो द ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट पास्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स. कई सारे इन्होंने एक्ट भी पास करे, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स भी लेकर के आए. नाउ लेट अस सी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. तो तीन पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, सिविल, जुडिशियल और आर्मी. पहले सिविल पढ़ने जा रहे हैं. तो सिविल में इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. And what he did for administrative convenience, British India was divided into districts. In each district there was a collector, a magistrate and a judge. Collector का रोल होता था to collect revenue, magistrate का रोल होता था to maintain law और judge का रोल होता था to administer justice. Now the judicial system it was introduced by Lord Cornwallis. एक्चुअली जो पहले हमारा जुडिशल सिस्टम था, यानी ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ लॉ हुआ करता था, उसमें क्या होता था, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी सोसाइटी में, जैसे हिंदूज़ को होती थी तो वो हिंदू पंडित के पास चले जाते थे, मुस्लिम्स को होती थी तो वो मुफ्तीज़ के पास चले जाते थे. नाउ व्हाट दे डिड, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने क्या किया, दे टुक स्टेप्स टू सेट अप अ न्यू जुडिशियल स्ट्रक्चर. तो दे आस्क हिंदू पंडित्स एंड मुफ्तीज़ की वॉट एवर आपके जो भी लॉज हैं, इन लोग से पूछा तो हम उसे कोडिफाई करेंगे और इंडियंस को उस तरीके से ही हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. सो व्हाट दे डिड, बाय 1772 ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू कोड्स, अ सिविल कोड एंड द क्रिमिनल कोड. जो सिविल कोड होती है उसे हम कहते हैं दीवानी अदालत, जहाँ पे सारे प्रॉपर्टी और मनी से रिलेटेड केसेस हैंडल किए जा रहे थे. और क्रिमिनल कोड हो गई आपकी फौजदारी, जैसे कि लाइक क्राइम्स, रॉबरी, मर्डर, ये वाली जो अदालत लगती है उसे हम कहते हैं क्रिमिनल कोड. और क्या किया इसमें, अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश इन कैलकाटा. नेक्स्ट द फेमस कॉर्नवालिस कोड वाज कंपाइल्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स को गाइडेंस देने के लिए एक नया क्या आया, कॉर्नवालिस कोड आ गया 1793 में. 1833 में एक ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ कोड, मतलब स्ट्रक्चर जो कोड के स्ट्रक्चर होते थे उसको भी ग्रेड वाइड रखा गया. और हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में. अच्छा, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज में हम जब बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को अप्लाई किया गया, जहाँ पर क्या किया, यूरोपियंस को ट्राई किया जाएगा ब्रिटिश जजेस के थ्रू यानी स्पेशल कोर्ट्स में, और इंडियंस को कहाँ किया जाएगा, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में. एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट, मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया, कर दिया गया, जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनके ऊपर कोई भी प्रेशर डालते हैं तो वो उनके जजमेंट को चेंज ना कर पाए, मतलब वो इंडिपेंडेंट हैं. जजेस आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन.
लास्ट है आर्मी। द आर्मी में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने आर्मी में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे कि जुडिशल में लेकर आए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आए, उसी तरीके से आर्मी में भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। एक्चुअली द कंपनी रियलाइज दैट इट मस्ट हैव इट्स ओन आर्मी टू, एज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड ट्रेड राइवल्स। अब कंपनी को ये लग रहा था कि अब हमें प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है अपने एनिमीज से, क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपेंशन कर लिया था, सबके साथ बैटल्स करके, सबको हरा करके, तो इनके एनिमीज़ भी खड़े हो गए थे। एनिमीज़ कौन थे इनके? एक तो ट्रेड राइवल्स थे, जो ये दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी वो थी, और दूसरा इंडियन किंग्स, क्योंकि इन्होंने उनके साथ बहुत सारी बैटल्स करके उनके टेरिटरीज़ को क्या करा था, अनेक्स कर लिया था। तो वो भी उनके कहीं ना कहीं हिडन क्या थे, एनिमीज़ थे। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए कंपनी को ज़रूरत थी एक आर्मी की। सो दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन सोल्जर्स एज वेल। अब तो हम यहाँ पर जब देखते हैं तो सिपॉइज मतलब होता है सिपाही। सो जो ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश में, वो ब्रिटिश में इन लोग हायर जो रखते थे पोजीशन, वो ब्रिटिश में होती थी ऑफिसर्स, और जो हाईएस्ट पोजीशन इंडियन सोल्जर की होती थी वो थी सूबेदार। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 19th सेंचुरी तक, अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश डेवलप्ड अ यूनिफॉर्म मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑल्सो। थैंक यू।